बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। वर्ष आज की तारीख में आपको हर पाकिस्तानी मायूस नज़र आएगा। उसका सिस्टम पर यकीन नहीं रहा। जब वो अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान को देखता है तो उसे इकबाल का पाकिस्तान नज़र नहीं आता, उसे कायद आज़म का पाकिस्तान ढूंढने से भी नहीं मिलता, क्योंकि निज़ाम में बैठे हुए बीरबलों ने ऐलान कर दिया कि तुम्हें ना इकबाल का पाकिस्तान मिलेगा और ना ही कायद आज़म का, बल्कि तुम्हें इसी पाकिस्तान पर गुजारा करना है जो पाकिस्तान सियासी घरानों और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक शिकारगाह बन चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम आपको शिकार और ये तमाम लोग शिकारी नजर आएंगे। लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, उन्हें सिस्टम पर किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है और ना उम्मीद होकर लोग फिर भी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को मुश्किल से धक्का दे रहे हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है। लोग सड़कों पर आकर जब एहतजाज करते हैं तो उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटा जाता है और कसूर सिर्फ ये है कि वो अपना हक मांग रहा है। आज इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आए, लेकिन पुलिस से शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हो ये रहा है जी कि सूबाई मुलाजमीन और वफाकी मुलाजमीन के दरमियान एक तफरीक बरती जाती है और एक जो आपका मुलाजमीन का हिस्सा है उन्हें ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही है और दूसरे जो लोग हैं उन्हें आप विक्टिमाइज करते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो ये तफरीक थी, लोग सड़कों पर आए और मुकद्दर उनका वही बना जिस तरह इमरान खान को कॉलर से पकड़कर जेल में फेंका गया, उसी तरह पाकिस्तान की आवाम को भी कॉलर से पकड़कर ये लोग जो हैं उठाकर जेल में फेंक रहे हैं। तो ये मनाजिर पाकिस्तान के हैं। व्यूअर्स, इस पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो मायूस हो गए, आज उन्हें करना क्या है? देखें, आज कुछ अहम मुलाकातें इमरान खान से तय थी, ये मुलाकातें नहीं करवाई गई, लेकिन इसके साथ साथ एक बात आम पाकिस्तानी को याद रखनी है कि इमरान खान पिछले 2 बरसों से ना 250 मुकदमात के साथ जेल में पड़ा हुआ है। रियासत का मुकाबला इमरान खान के साथ है। कोई आम सामने आपकी शख्सियत नहीं है जिसके हाथ में निज़ाम है, जिसके हाथ में पूरा सिस्टम जिसे वो कंट्रोल कर रहा है, अर्दली उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में है और इमरान खान डटकर जेल में इसका मुकाबला कर रहा है। इमरान खान का मुकाबला ऐसी अदालतों से है जहां पर उनके मर्जी के जजेस बैठे हुए हैं। इमरान खान का मुकाबला ऐसी प्रोसिक्यूशन से है जहां पर आप जब भी चाहें रेडीमेड आपको गवाह भी मिल जाते हैं, दलीलें भी मिल जाती हैं और जजेस को लिखा लिखाया फैसला भी मिल जाता है। तो अगर इमरान खान ये सब कुछ होने के बावजूद डट कर खड़ा है तो फिर आम पाकिस्तानी को भी ये सोचना चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी। अगर अच्छे दिन ख़त्म हो गए, चले गए, गुजर गए, तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आज सर अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू सुने और फिर जुनैद अकबर ने जो खुशखबरी की बात की है, 3 मुलाकातों का वो हवाला दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इमरान खान एक सोच है, वो जल्द उभरेगा, वो आएगा और इस मुल्क को ठीक करेगा। शर्म करो, तुमने इसके नाम पर पाबंदी लगा दी। आप नजरिए को कैद नहीं कर सकते। नजरिया न मरता है न खत्म होता है, बल्कि नजरिया बढ़ता है। इमरान खान इस कौम के दिलों में है। अच्छा, अब ये जो अली अमीन गंडापुर ने वहां पे नारे लगवाए ना, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना वो गद्दार, ये नारा आपको पाकिस्तान में जो लोग पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव नहीं समझते ना, आज वो भी सियासी आपको नजर आएंगे। यानी उनके दिलों में भी ये नारा गूंजता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की आवाम जब अपने ऊपर जब जुल्म होते हुए देखती है ना, तो वो रियासत को नहीं पुकारती, वो इमरान खान को पुकारती है। उनके दिल में ये ज़रूर ख्याल आता है कि यार ये हुकूमत से हमारी जान छूटे और पाकिस्तान की आवाम ने जिसको इलेक्ट किया वो अपनी कुर्सी पर बैठे ताकि हमें रिलीफ मिले। तो ये भी सर एक इस्तारतन ये नफरत जो है वो इकट्ठी हो रही है। अगर निज़ाम और अर्दली हुकूमत ये समझती है कि उनकी कुछ लोगों को बुलाकर कराए के रेंट अ क्राउड आप सामने अपने बिठाकर नारे लगवाएं और कहें कि देखो तरक्की और खुशहाली आ गई है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि ये जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरी आप निज़ाम की कर रहे हैं ना, आखिरकार इस कॉस्मेटिक सर्जरी के भी आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। और जब तक आप अपनी जड़ों को अवाम में मजबूत नहीं करते, आपका सियासी जो बका का मामला है वो कभी भी अपने अंजाम को, अपनी मंजिल को नहीं पाएगा। और यही इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत गलती कर रही है। खान साहब जो कहते हैं ना कि नजरिया जिसे कैद नहीं किया जा सकता, देखिए इस सिस्टम के अंदर सर सबसे बड़ी इन लोगों से गलती ये हो रही है कि ये जिसको
हुकूमत में बिठाना चाहिए था, आपने उसे जेल में डाल दिया। जिसने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना था, आपने उसको पाकिस्तान का मसाइल बनाकर उसके खिलाफ रोजाना बयानियां बनाते हैं। जुल्म की तारीफ क्या है? जुल्म की तारीफ यही है ना कि जब किसी चीज को उसका असल मकाम नहीं दिया जाता। ये पाकिस्तान के आम आदमी को ये सोचना है और देखना है इमरान खान की जिंदगी को और इस डेफिनेशन को कि जुल्म क्या है। जब आप जूती को उठाकर सर पे रख लें और पगड़ी को उठाकर पाँव में रख लें तो जुल्म शुरू हो जाता है, यानी किसी चीज को उसका असल मकाम नहीं दिया जाता। इमरान खान इस वक्त सिस्टम की जरूरत है, इमरान खान पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन कुछ ताकतें जो हैं वो इमरान खान को जेल में मुसलसल रखकर अपने ब्रांड को लॉन्च कर रही हैं और अपने ब्रांड जो सियासत का ब्रांड है और अपने इक़्तिदार का ब्रांड है, इसे पाकिस्तान की अवाम पर मुसल्लत कर रही हैं। तो सर, आम आदमी जब भी मायूस हो उसने इमरान खान की जिंदगी और इमरान खान की स्ट्रगल को देख ले कि 250 मुकदमात हैं, बहनों को उठा लिया जाता है, अहलिया उनकी अंदर हैं, खानदान के बाकी लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए, लेकिन वो आपके लिए डटा हुआ है और वो सिस्टम से डील नहीं कर रहा। जुनैद अकबर साहब ने जी आज एक बात कही है, वो ये कहते हैं कि 3 मुलाकातें हो गई हैं और इन तीनों मुलाकातों के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि कोई मुलाकात नहीं हुई। और हामिद रजा ने भी कल ये कहा कि जनाब ऑफर टेबल पर मौजूद है। व्यूअर्स, ये बात पाकिस्तान की हुकूमत इसे तस्लीम करे या ना करे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुतादिद बार ये ऑफर करवाई कि सिस्टम को 2 साल तक आप चलने दें और 2 साल के बाद आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। जो निज़ाम हमने खड़ा किया, अगर ये निज़ाम गिर गया तो फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये खान साहब के सामने ऑफर रखी जाती है। खान साहब ये कहते हैं कि जिस निज़ाम को तुम चलाना चाहते हो और जो हक पाकिस्तान की आवाम का था, अगर आप उनसे ये हक छीनेंगे तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है और कॉस्मेटिक सर्जरी की भी एक लाइफ लाइन होती है। इमरान खान एक मजबूत आवाज और ऐसा नजरिया है जिसे आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना मजबूती के साथ उभर कर आपके सामने आएगी। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज में 120 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और ये खुशखबरी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानतें मंजूर कर ली हैं। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की तरफ से इनकी जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया गया और उन्हें हुक्म जारी किया गया है कि आपने अपने मुतलका जो पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर बयान हल्फी देना है कि आइंदा कभी भी एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है कि जहाँ पर अदालतें इस शर्त पर आपको रिहाई देती हैं कि आइंदा एहतजाज तो नहीं करोगे, यानी आपने आईने पाकिस्तान की एक तरह से शक्ल और जो आम आदमी के राइट्स हैं उसे आपने तब्दील कर दिया एक फैसले के जरिए। अब ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से एक और भी खबर ये है कि 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जी रिप्रेजेंटेशन के मामले में जो सीनियरिटी पर उठाया गया, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी चले गए और वकील हैं मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन इनकी इस रिप्रेजेंटेशन में नुमाइंदगी करेंगे और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाएगा कि किस तरह सिस्टम में मौजूद जजेस को इग्नोर करके अपनी मर्जी के जजेस को ट्रांसप्लांट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आपको याद होगा कि इन जजेस ने यह मुद्दा उठाया कि सिस्टम में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है। इस खत के अंदर जहां पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का एक एंगल रखा गया कि इन मुकदमात का असर कुछ शख्सियात पर आप डालने के लिए और मकासद हासिल करने के लिए आप पैगाम भेजते हैं और जब इस पैगाम को नहीं माना जाता तो आपकी फाइलें खोल दी जाती हैं या फिर आपके खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ उनकी अमरीकी शहरियत को लेकर, फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को लेकर कराची यूनिवर्सिटी के लोगों को उठा लिया जाता है, एक प्रोफेसर साहब भी सामने आए और फिर आपने ये सिर्फ एक जज से रिलेटेड आप इंतकाम नहीं देख रहे या बयानिया या फिर एक प्रोपेगेंडा नहीं देखा, बल्कि तमाम जजेस के साथ किसी न किसी शक्ल में आपको इसी किस्म के हालात नजर आएंगे। तो तमाम 5 जजेस डट कर खड़े हो गए और उन्होंने इस फस्तायत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लास्ट टाइम काजी साहब की अदालत में ये केस जाता है जी, तो तब ये कहा गया कि आप ऐसा करें कि तमाम अदालतें चीफ जस्टिस साहिबान हमें दरख्वास्त दें और कुछ रिकमेंड किया जाए कि किस तरह से इस मुदाखलत को रोका जा सकता है। यानी पाकिस्तान की तारीख का इतना बेशरम वो चीफ जस्टिस था जिसने इस निज़ाम के आगे सरेंडर कर दिया। जो चीफ जस्टिस बनने से पहले जो उसके हालात थे,
وہ اور اس کے چیف جسٹس بننے کے بعد جس طرح سے اس نے اپنے حالات بدلے اور اپنے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حالات بدلنے کی کوشش کی، آج وہ گمنامی کی زندگی گزار ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اس وقت کہاں پر ہے۔ لیکن اس نے نہ صرف ان 5 ججز کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ اس خط پر جو ان ججز نے لکھا انہیں اب سزا مل رہی ہے۔ اور دوسری طرف عام آدمی اگر جب بھی پریشان نظر آئے نا تو وہ ایک عمران خان کو دیکھے، ان 5 ججز کو دیکھے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کو بھی دیکھے جو اس سسٹم میں رہتے ہوئے لڑ رہے ہیں اور وہ مایوس نہیں ہوئے۔ انہیں معلوم ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے ذریعے یہ اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ رہے ہیں، چونکہ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک چیف جسٹس جس کی سینیورٹی بنتی نہیں ہے، آپ نے اسے ایک دوسری عدالت سے لے کر آئے۔ عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ دیا کہ آئین خاموش ہے، اور جب آئین خاموش ہوگا تو پھر بھائی ہماری مرضی ہے، ہم بولیں گے اور جتنا چاہیں گے اور جتنی دیر چاہیں گے بولیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، عامر فاروق صاحب نے، آئین خاموش تھا، ان ججز کی جو ٹرانسفر تھی اسے قانونی شکل دے کر نہ صرف سینیورٹی لسٹ جاری کی بلکہ انہیں قائم مقام چیف جسٹس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنا دیا گیا، اور یہ سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ اب تو شاید کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، بس اب ایک شیلڈ دینا باقی رہ گئی، جس طرح کل شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ شیلڈ دی گئی، یہاں بھی نظام کو ایک شیلڈ دے کر آپ اس کے اوپر بھی مہر لگا دیں اور نئے خواہشات کا اظہار کریں کہ جناب سب کچھ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور اسی طرح اگر تعاون رہا تو ہمارے خاندان اور ہمارے بچے کئی نسلوں تک پاکستان کے اوپر اسی طرح حکمرانی کریں گے۔ آج نا رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ حکومت نے کوئی آفر نہیں کی، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے NRO لینا چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہی غلط ہے، اور یہ لوگ جو بار بار NRO گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں، ان کا اپنا ماضی ہمیں NRO کی سیاہ تاریخ سے بھرا ہوا نظر آئے گا۔ مشرف سے انہوں نے NRO لیا، آصف علی زرداری نے بینیفیشری اس نظام کا جنرل باجوہ سے NRO لیا، نواز شریف صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے باجوہ صاحب سے کس طرح NRO کی وہ کوشش کرتے رہے اور کس طرح راستہ ہموار کیا گیا، اور اسی راستہ ہموار ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض کا نام تو لیا جاتا ہے بلکہ کارروائی بھی ہو رہی ہے، لیکن جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو یہ ایک ان کی ایک ہسٹری ہے جی۔ بی بی مرحوم وہ بھی اسی طرح کی ڈیل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کرتی رہی، لیکن یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان NRO مانگ رہا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت نہ ہوتی، یعنی 8 فروری کے بعد جس طرح سے انتخابات کو آپ نے ٹوسٹ کیا، ریگ کیا الیکشن کو، اپنی مرضی کی فارم 47 کے لوگوں کو آپ آگے لے کر آئے، اس کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ چلی جاتی تو نہ آپ کی مرکز میں حکومت ہوتی اور نہ ہی آپ کی پنجاب کے اندر حکومت ہوتی۔ خان صاحب کے پاس یہ 8 فروری کے بعد ایک بڑی زبردست قسم کی اپرچونٹی تھی، لیکن اس شخص نے اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی بجائے جیل میں رہنا پسند کیا۔ تو بھائی NRO کس بات کا، جب وہ خود حکومت بنا سکتا تھا پنجاب میں بھی مرکز میں بھی، تو پھر اسے کس طرح آپ یہ کہیں کہ وہ NRO کی تلاش میں ہے۔ نواز شریف صاحب کی جی آج ایک سٹیٹمنٹ اس وقت ہائی لائٹ ہو رہی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اور وہی کہتے ہیں جی کہ احتجاج اور تشدد کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ہم نے ختم کر دیا۔ پاکستان میں نا جو تشدد، دھرنوں اور احتجاج کی اگر آپ سیاست کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اداروں پر حملہ کرنے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، نیب کے اوپر پتھروں سے کون حملہ کرتا ہے اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں کس طرح لوگ داخل ہوئے، آپ اپنے سمدھی سے یہ پوچھ کر دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اداروں کے اوپر حملہ کرنا، جرنیلوں کے نام لے کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اگر آج آپ ایک پیج پر ہیں تو آپ کا یہ ماضی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی پیج پر ہوگا جہاں آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ تو سر آپ اپنے ماضی کو ریکریٹ نہیں کر سکتے، اپنی سٹیٹمنٹس کو تاریخ سے مٹا نہیں سکتے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن جو لوگ احتجاج کے لیے نکلیں، آج جو اسلام آباد میں ہوا یہ اس کی ٹپیکل ایگزامپل ہے کہ حق مانگنا پاکستان کے اندر جرم قرار دیا جاتا ہے۔ ریاست پورا زور لگا کر عام آدمی کو بھی کالر سے گھسیٹ رہی ہے اور عمران خان کو بھی، اور جو یہ آپ کی ترقی ہے یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خاندانوں کی ترقی ہے، جسے آپ پاکستان کی ترقی عوام کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویورز، اڈیالہ جیل کے اندر 12 لوگوں کی لسٹ تھی جو ملاقات کے لیے خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچتے ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، فیصل چودھری تھے، تیمور جھگڑا ہیں، سہیل افریدی ہیں، مصدق عباسی ہیں، حلیم عادل شیخ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر سہیل افریدی کے بھی حکومت کے وہ بھی موجود تھے۔ اب ان لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔
जुनैद अकबर साहब लेट पहुंचे जी, 3 घंटे वो लेट थे और उन्हें ट्रैफिक रीज़न बताई कि ट्रैफिक शहर में ख़राब है इसलिए हमें आने में ताख़ीर हो गई। अगर आप इस्लामाबाद में थे तो मेरा नहीं ख्याल कि 3 घंटे आपको लगने चाहिए थे। ऑब्वियसली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम के पेशावर से आप आ रहे हैं तो यकीनन ये मामला जो है ज़रूर हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आई थिंक मेजॉरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं या जो आपका दिन होता है आप उसे ऐसी गलतियों की वजह से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं तो इसके ऊपर खुदा के लिए वर्कआउट करें। ये कोई रीज़न नहीं है कि जनाब ट्रैफिक में फंस गए थे और 3 घंटे आप लेट हो गए, तो उन्होंने तो पहले ही एक रीज़न बनाई हुई है कि हमने इमरान खान की मुलाकात इन लोगों से नहीं करवानी। तो आपको रात को अडयाला के बाहर कैंप भी लगाना पड़ता ना, गाड़ियों में सोना पड़ता, तो आपको ये करना चाहिए था। लेकिन एक इंतहाई अहम अपॉर्चुनिटी इमरान खान से मुलाकात की वो आपने खो दी और इसकी वजह आप खुद हैं और कोई और नहीं है। अब देखें इन लोगों में एक तो जुनैद अकबर साहब की मुलाकात होनी थी, शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने कुछ मामला उठाने थे और फिर पार्टी की आने वाले दिनों में जो ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है वहाँ पर इमरान खान का इनपुट लेना था, वो भी अब इनपुट नहीं आ सकेगा। फिर इसके साथ साथ फैसल चौधरी जो कुछ बाहर हो रहा है केसेस के हवाले से वो भी बात नहीं हो सकेगी। तैमूर सलीम झगड़ा खान साहब ने इन्हें कहा था कि इनको केपी हुकूमत में शामिल किया जाए, फिर ब्यूरोक्रेट्स के फ़ोन आना शुरू हो गए और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आपको सिर्फ पंजाब में तगड़ी नज़र नहीं आती बल्कि केपी के अंदर भी यही हालात हैं। तो तैमूर झगड़ा साहब का ये भी मसला था। फिर सुहेल अफरीदी है, मुसद्दक अब्बासी बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुसद्दक अब्बासी साहब जो करप्शन हुई है, जिन लोगों के नाम हैं और जिन्होंने करप्शन की है और जो खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी इसके ऊपर भी हदायत लेनी थी, ये भी मुलाकात मुद्दा नहीं उठ सकेगा। हलीम आदिल शेख कराची के अंदर कहा जा रहा है कि नई क़यादत को शायद मौका मिलेगा, पीटीआई को सिंध के अंदर कराची में कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, ये भी मुलाकात ख़त्म हो गई। तो इसमें गलती सर किसी की नहीं है, आपने मौका फराहम किया, आप अगर वक्त पे पहुंचते तो शायद ये तमाम मुलाकात जो है करवा दी जाती। दूसरी चीज़, खान साहब के साथ मिलना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक ख़तरा जो 10 दिन का बार बार कहा जा रहा था कि ज़हनी टॉर्चर, खान साहब को कैद तन्हाई, यार वो भी तो कम से कम पता लग गया था कि खान साहब के हालात कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, क्या ज़हनी टॉर्चर, कैद तन्हाई, बिजली तो नहीं बंद की, वो भी आपने मौका खो दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी किसी से मुकाबला नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला आपको अपनी ही जमात के लोगों से नज़र आएगा।